आइएगा आज। अब हम जो कवर करने जा रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे, आज नए मेथड के बारे में हम बातचीत करेंगे। दैट इज द इनकम मेथड। पहले समझेंगे, फिर हम लिखना स्टार्ट बाद में करेंगे। देखो, हम जब बात करते हैं इनकम मेथड की, तो हम कहते हैं फैक्टर इनकम की बात करते हैं। हम बात करते हैं फैक्टर इनकम। अलग अलग तरीके से लोगों ने कैसे कैसे पैसा अर्न किया। देखो, लोगों को पैसा अर्न करने के क्या तरीके होते हैं। मान लो कुछ लोग जॉब करेंगे। जब जॉब करेंगे तो उनको क्या मिलेगी वहां से? सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। तो ये जॉब हो गया। तो इस तरह की हम इनकम को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉय। तो जब उनको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, बोनस मिलेगा, और कुछ बातें भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इनको मिलता है, वो सब कवर होगा। जॉब वालों को जितनी इनकम आएगी, दैट इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड जो एस्पेक्ट आता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी है, बड़ी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो उसको प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा, दैट विल बी रेंट। या किसी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट। इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, या आता है रॉयल्टी। ये इसमें कवर होते हैं। और सेकंड, मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर है, उसको जो इनकम मिलेगी, दैट विल बी फ्रॉम प्रॉफिट। वो प्रॉफिट से पैसा कमाएगा। तो मैं बात करता हूं इनकम मेथड की, तो हम कहते हैं इनकम मेथड में हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम की। वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? हमने कहा जॉब से पैसा आ रहा है। जॉब वाले का मतलब सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, वेजेस मिलेगा। अब इसको एलोबरेट करेंगे। उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड कैटेगरी क्या होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आती है एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। और सेकंड आती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप या इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। उसके अंदर हम कवर करके चलते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट एलिमेंट उसके अंदर कवर होता है। और थर्ड लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपके घर के आसपास मान लो कोई डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक को रन कर रहे हैं अपने घर के अंदर ही, या लेट सपोज घर के आसपास कोई कोचिंग सेंटर जो घर में अपने कोचिंग को रन कर रहे हैं, उन सबको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो अपना काम कर रहे हो, किसी और के अंडर काम नहीं कर रहे। तो जब भी हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे, तो हमें इन तीन फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। इन तीन फैक्टर इनकम पहले नंबर पे आ गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसको पूरा एलोबरेट करेंगे। सेकंड आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसको पूरे का पूरा एक्सपेंड करेंगे हम लोग। और थर्ड आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मान लो कोई भी घर के आसपास किराने की दुकान है, कोई अपने डॉक्टर साहब अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, कोई सैलून है, जो घर के आसपास जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हम इन सब इनकम को एड ऑन करके, इन सारी फैक्टर इनकम को एड ऑन करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक। जिस प्रकार हमने एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया था जीडीपी एमपी हमारे एक्सपेंडिचर के माध्यम से, उसी प्रकार इनकम मेथड से इन सारी फैक्टर इनकम को ऐड ऑन करके जो हमें मिलेगा, दैट विल बी द डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम इज नोन एज एनडीपीएफसी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आएगा इसके बाद में को लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसको ढंग से और एलोबरेट करेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट भी मैं आगे लेके आएगा। बात करते हैं इनकम मेथड में क्या क्या होता है, क्या क्या इनकम ली जाती है। बात करते हैं इनकम मेथड में हम जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एनडीपी एट एफ। जो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं,
दैट इज फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एंड सबसे नंबर वन पे जो यहाँ पर इसमें कैलकुलेट होगा, सबसे नंबर वन पे जो आएगा दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड हमने डिस्कस किया था, क्या कवर होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड हमने डिस्कस किया था कवर होगा दैट इज द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वन बाय वन तीनों की बात करेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो पहले आता है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, उनको पैसे कैसे मिलते हैं, उनको पैसे कैसे मिलते हैं, जॉब वालों को पैसे कैसे मिलते हैं, क्या मिल सकता है उनको? वेजेस कॉमा सैलरीज इन कैश, कैश कह लो, चेक कह लो, बेसिकली चेक एक ही बात है, या बैंक अकाउंट कह लो। तो वेजेस सैलरी इनको कैश के अंदर मिल रही है, लाइक इन कैश। इसमें क्या हो सकता है? बोनस भी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। बोनस, डियरनेस अलाउंस, हमने वेजेस नाम लिख के दिया, सैलरी नाम लिख के दिया, कमीशन। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जो नंबर वन पर आएगा, वेजेस सैलरी इन कैश, पैसा मिल रहा है कैश की फॉर्म में। या रहने के लिए घर का किराया मिल रहा है उनको, लिख लो किराया मिल रहा है, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। रहने के लिए एम्प्लॉयर घर का किराया दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, हाउस रेंट अलाउंस। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पहला एलिमेंट है, पहला कंपोनेंट है सैलरी वेजेस मिलेगी कैश के अंदर। सेकंड कंपोनेंट, अब जो पैसा नहीं मिल रहा, पैसे की जगह सर्विस मिल रही है, वेजेस सैलरी इन काइंड। काइंड का मतलब होता है फैसिलिटी मिल रही है कुछ, इसको हम परक्यूजिट भी कहते हैं, परक्यूजिट। तो वेजेस सैलरी काइंड फैसिलिटी परक्यूजिट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने के लिए घर दे रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इन सबकी मनी वैल्यू निकाली जाती है और उसकी सैलरी में जाकर ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह के मेडिकल, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कोई एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है उनके बच्चों को, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम उसको जाके इनकम में ऐड कर देंगे। तो पहला कैश या काइंड में मिला, दूसरा सॉरी पहला कैश या बैंक में मिला, दूसरा काइंड में हमारे लोगों को मिला। थर्ड क्या आता है इसमें? थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है एम्प्लॉय के बुढ़ापे की बात की जा रही है, जब ओल्ड बुजुर्ग हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसका आज से ध्यान रखना है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ पैसा उसके प्रोविडेंट फंड वगैरह में, ग्रेचुटी फंड में, पेंशन फंड में जमा करता है, जिससे जब वो 60 साल का हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसका आज से ध्यान रखता है एम्प्लॉयर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है मालिक, एम्प्लॉयर होता है ऑनर। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें कौन कौन से फंड आ सकते हैं? ग्रेचुटी फंड, ये सब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, पेंशन फंड। इन सबका पर्पस एक ही है, एम्प्लॉय के ओल्ड एज को सिक्योर रख के चलना। पर्पस एक ही है, उसको सेफ्टी रखना, जब वो काम नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी रहेगी, हाँ भाई इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने देखा जो इनकम मेथड का जो हमारा पहला कंपोनेंट है, दैट इज द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके अंदर तीन एलिमेंट कवर होते हैं, पहला वेजेस सैलरी इन कैश, दूसरा इन काइंड, और थर्ड आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलते आगे, अगला कंपोनेंट हम लोगों के पास क्या है, क्या नाम है अगले कंपोनेंट का? उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यह हमारे पास दो बातें कवर होती है। पहला आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहां पहला कवर होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और यह सेकंड जो कवर होगा दैट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज कवर्ड अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं। जो इसका रिवॉर्ड मिलता है, इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। और हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी के पास प्रॉपर्टी पड़ी है बहुत सारी, उसको रेंट मिल जाएगा। किसी के पास प्रॉपर्टी जिसने लीजिंग राइट दे दिए, जैसे मान लो किसी के पास एरिया है, उसके गवर्नमेंट के पास कुछ एरिया है, उन्होंने क्या किया, उस एरिया को किसी भी इंडस्ट्रीज को लीज पे दे दिया और उसको क्या क्या उसको राइट दिया कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें से कोल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्सक्लूसिव राइट दिया इसको एक्सट्रैक्ट करने का, जो वहां से पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। और थर्ड आता है किसी का खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, उसने पैसे को ब्याज पे चढ़ा दिया, उधार दे दिया, तो वहां से जो इनकम मिलेगी दैट इनकम इज कंसिडर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोगों के पास दो बातें आई। पहला आया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इट विल कंसिडर रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। और दूसरा आया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या कवर किया, उसमें कवर किया हम लोगों ने प्रॉफिट। चलते आगे, अगली बात क्या आएगी, समझेंगे मेरी बात को। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। ये जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, इस प्रॉफिट के तीन एलिमेंट्स हम लोगों के पास होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं इस प्रॉफिट के। कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट का पहला एलिमेंट है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो इट इज कॉल्ड है डिविडेंड। जो प्रॉफिट का पहला पोर्शन शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ पैसा गवर्नमेंट ले आती है टैक्स के रूप में, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। या इसको कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस टैक्स के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस टैक्स। या इसे हम लोग प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट के तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं, डिविडेंड,
कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। और थर्ड जो एलिमेंट है, कंपनी ने अपने पास संभाल के रखा है, कंपनी अपने पास संभाल के रखा है, फ्यूचर में काम आएगा, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको हम कहते हैं या इसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के तीन एलिमेंट मिलकर रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और थर्ड, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेविंग्स ऑफ, सिनोनिम है इसका, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। आएगा, देखते दोबारा क्या डिस्कस करता हूं, वापसी जा रहा हूं, ऊपर से जा रहा हूं। हमने स्टार्ट किया इनकम मेथड। इनकम मेथड में फैक्टर इनकम को कंसीडर करके हम एनडीपीएफ से निकालते हैं, विच इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इसका पहला एलिमेंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें क्या आएगा, वेजेस सैलरी इन कैश, इसके एग्जांपल बताए, वेजेस सैलरी इन काइंड, जिसके मैंने आपको एग्जांपल बताए। और थर्ड आएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके ओल्ड एज के लिए काम आएगा। सेकंड एस्पेक्ट आया ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें क्या क्या कवर होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैं बात करता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मतलब रेंटल इनकम आएगी, रॉयल्टी इनकम आएगी और इंटरेस्ट इनकम आएगी। अभी समझाऊंगा रॉयल्टी क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे रॉयल्टी क्या होता है। थर्ड आया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप या इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, तो जो कंपनी पैसा कमाती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। हमने कहा प्रॉफिट के तीन एलिमेंट है, पहला शेयर होल्डर ले गए, डिविडेंड किसको दिया हमने, जो कंपनी के मालिक है, मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर, इन लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ पैसे सरकार ले गई, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट ले गई, या बिजनेस टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। और थर्ड जो एलिमेंट आया वो हम लोगों ने संभाल के रख लिया फ्यूचर के काम के लिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो, या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। हम बात करते हैं रेंटल इनकम क्या होता है। रेंटल इनकम में हम क्या क्या कवर करेंगे, रेंटल इनकम क्या होता है लिखेंगे, रेंट इज that part of national income, rent is that part of national income which arises from ownership of land and building, ownership of land and building। ठीक है, याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स, इसमें दोनों इनकम आती है, एक्चुअल भी और इंप्यूटेड भी। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, as well as imputed rent, इंप्यूटेड को बोलते हैं इंप्लाइड भी कहते हैं हम लोग। इंप्यूटेड का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसा आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया होगा, चैप्टर था कॉस्ट, वहां पे आपने स्टडी किया होगा इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, ये तो था रेंटल इनकम। सेकंड है रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे लीजिंग राइट दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लीजिंग राइट दे रहे हैं लोगों को जमीन के, तो रॉयल्टी क्या होता है लिखेंगे, इट रेफर टू क्या होता है, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड
फॉर ग्रांटिंग, फॉर ग्रांटिंग क्या ग्रांट कर रहे हैं उनको, लीजिंग राइट दे रहे हैं जमीन के, फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल, जमीन लीज पे दे दी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल। फॉर एग्जाम्पल ऑनर्स ऑफ माइनिंग डिपॉजिट्स, ऑनर्स ऑफ माइनिंग डिपॉजिट, जो ऑनर्स होते हैं माइनिंग डिपॉजिट के, लाइक कोल, आयरन ओर, कोल, आयरन और जिनके भी इनके पास प्रॉपर्टी होती है वाली, या नेचुरल गैस, ये किराए पे दे रहे हैं अपनी जमीन, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो क्या होता है, इट रेफर टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट, उस जमीन को लीज पे दे रहे हैं, ऑफ सब सॉइल। इसके एग्जांपल में डिस्कस किए, ऑनर ऑफ जो माइनिंग डिपॉजिट हो गए, कोल हो गया, आयरन हो गया, कैन अर्न इनकम, ये पैसा कमा सकते हैं। कैसे पैसा कमाएंगे, कैन अर्न इनकम, कैन कैसे पैसे कमाएंगे, उस जमीन को किराए पे देंगे, ठीक है, बाय गिविंग राइट ऑफ माइनिंग टू कॉन्ट्रैक्टर, बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू कॉन्ट्रैक्टर। कई बार एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर, तो इसके कंपोनेंट बताओ तो पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल तो आ ही सकता है। तो ये था रॉयल्टी, रेंटल इनकम हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये दोनों कवर होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। अगला आता है इंटरेस्ट, हमने किसी को पैसा उधार दे दिया, हमें जो वहां से पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट क्या होता है लिखेंगे, इट रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड for lending funds to the production unit, to the production unit। तो जितनी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है टू द प्रोडक्शन यूनिट, तो ये है हमारी इंटरेस्ट की इनकम। जब मैं इन तीनों को मिला दूंगा, रेंटल इनकम को, रॉयल्टी इनकम को, इंटरेस्ट की इनकम को, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट। अगली बात, अगला एलिमेंट आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द रिवॉर्ड, किसका रिवॉर्ड है, पैसे किसको मिलता है, हमने कहा जो रिवॉर्ड होता है एंटरप्रेन्योर का, तो इट इज द रिवॉर्ड, इट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर, टू द एंटरप्रेन्योर, it is reward to the entrepreneur for his contribution to the production of goods and services, to the production of goods and services। तो जो इनका रिवॉर्ड है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट हैज थ्री कंपोनेंट्स। पहला, जो शेयर होल्डर को बांट देंगे हम लोग उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या होता है, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके इनकम के रूप में। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, it refer to that part of profit, that profit which is paid to the shareholder, जो shareholder को पे कर देंगे।
which is paid to the shareholder in the ratio of their shareholding. जितने शेयर है आपके पास, in the ratio of their shareholding, उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी, कुछ पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज डायरेक्ट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी, इट इज डायरेक्ट टैक्स। और इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल था जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स, इट्स एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज ये पैसा हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, पेड एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट, जितना उन्होंने पैसा कमाया ऑन टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट, ऑन टोटल प्रॉफिट अर्न बाय, तो जितना कमाया उन्होंने उसका सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे कर दिया। कुछ पैसा फ्यूचर के लिए संभाल के रखेंगे, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है बिजनेस के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स।